हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड इसके अलावा जिनका अभी नहीं हुआ है वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को। इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम सेक्शन ए का अभी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी और सी करेंगे। तो अपने आंसर चेक कर लीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा आपका गया एग्ज़ाम। तो चलिए इसके आंसर चेक करते हैं। देखिए, इसका सेक्शन ए का हिंदी मीडियम को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम सेक्शन ए को देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड एंड द कलर ऑफ सॉल्ट चेंजेस टू। तो जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाते हैं, है ना। तो कलर सॉल्ट का कैसे चेंज हो जाता है, तो आपको पता है कि जो क्रिस्टल होता है फेरस सल्फेट का वो होता है FeSO4, उसमें 7H2O होते हैं, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जब ये क्रिस्टल होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है। जैसे ही आप हीट करते हो तो इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सेपरेट हो जाएंगे एंड ये FeSO4 पाउडर फॉर्म में आ जाएगा जो कि वाइट कलर का होगा। तो इन्होंने कलर पूछा है कि कैसा चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा कलर। तो इसका आंसर वाइट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। तो गिवन रिएक्शन कैसा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपको जिंक दिया है, सिल्वर नाइट्रेट दिया है, फिर सिल्वर में सिल्वर बन गया और फिर जिंक नाइट्रेट बन गया, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हो इसको। तो अब आपको बोला है कि ये कैसा टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक मेटल दूसरे मेटल में से उसके सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देती है, जैसे जिंक ने क्या किया, सिल्वर के सॉल्ट को अलग कर दिया और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कब होता है, जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो सिल्वर से। तो क्योंकि जिंक आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगी, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी और उसके सॉल्ट को अपने पास ले लेगी, है ना। जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद जब भी रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव से सॉल्ट को डिस्प्लेस करती है तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं इंडिकेटर जो डिटेक्ट करते हैं एसिड और बेस बाय चेंजिंग स्मेल चेंज करके, जो पता करते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो इसमें से आपका जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो अनियन है। तो इसका आंसर अनियन है, बी ऑप्शन। किसने ये आंसर टिक किया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछी गई थी। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं। तो ये पोलर होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसकी ठीक है आयनिक की, बाकी सारी प्रॉपर्टी गलत है। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक का। पुअर कंडक्टर नहीं होती, अच्छे कंडक्टर होते, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नहीं होता, स्ट्रांग होता है। तो ये तीनों गलत है, सिर्फ ए वाला ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन आया था फोर्थ। तो अगर आयरन को आपको रस्ट से बचाना है तो उसमें जिंक की लेयर चढ़ानी पड़ती है। तो इसको हम जिंक की लेयर चढ़ाने को कहते क्या है, तो इसको हम कहते हैं, डी ऑप्शन है इसका, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक की लेयर चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन फोर्थ भी आया हुआ था, ठीक है। ये हिंदी में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका, तो हिंदी वालों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल का जल हट जाता है, रंग बदल के वाइट हो जाता है, श्वेत, डी ऑप्शन है इसका। सेकंड वाले का आंसर, जिंक सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर देता है, जिंक नाइट्रेट देता है, अभी मैंने समझाया। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है इसका। ये ऑप्शन जो लगे हुए गलत है, ये आंसर है मैं बता रही हूँ, सी ऑप्शन है इसका, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है, गंधीय सूचक प्याज को कहते हैं, बी ऑप्शन है इसका। एंड लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन, डी ऑप्शन है इसका, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब तो फॉल्स है, ए ऑप्शन इसका ट्रू है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आयनिक का, जल में घुलनशील, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर जो मैं बता रही हूँ वो ठीक है, इसमें जो लगे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 तो हो गया, 6, मसल्स दैट कंट्रोल एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनएस। तो वो मसल जो एग्जिट ऑफ फूड को कंट्रोल करती है फ्रॉम द स्टमक से, उसको हम क्या कहेंगे, स्पिंक्टर मसल, सी ऑप्शन है इसका आंसर। कौन सी मसल है, स्पिंक्टर मसल, तो इसका आंसर सी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट बाय प्लांट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट बाय प्लांट्स के थ्रू। तो फर्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स एट फॉल ऑफ, ये तो ट्रू है आपकी, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं लीव्स में, है। प्लांट एक्सक्रिएट गैसेज वेस्ट लाइक ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस ऑक्सीजन भी वो एक्सक्रिएट करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ये भी ट्रू है आपका। प्लांट रूट्स एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू सॉइल, ये भी ट्रू है आपका। मैनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन लाइजोसोम इन सेल्स, तो ये आपका फॉल्स है, लाइजोसोम्स में प्लांट वेस्ट स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम्स वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा है ना, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 का आंसर डी ऑप्शन है। किस किस ने ये टिक किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इज। न्यूरॉन का वो पार्ट जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन में कहाँ मिलती है, एक्सॉन में, डेंड्राइट में, न्यूक्लियस में कि नर्व एंडिंग में। इसका आंसर है बी, डेंड्राइट। तो किस किस बच्चे ने डेंड्राइट ऑप्शन किया है टिक, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन न्यूरॉन वाला, ये बी आएगा इसका आंसर, डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स को तो टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्जीन्स, साइटोकिनिन्स, गिबरलिन्स की एब्सिसिक एसिड। तो ये डी ऑप्शन है इसका, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 9 का आंसर एब्सिसिक एसिड होगा। नेक्स्ट हिंदी वालों को भी देख लेते हैं। पेट से भोजन और गुदाद्वार से अपशिष्ट के बाहर निकालने के नियंत्रित करने वाली मांसपेशी का नाम, अभी मैंने आपको बताया था, ये है आपका क्वेश्चन 6 का आंसर, सी अवरोधिनी पेशी, सी ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन 7, पौधों द्वारा अपशिष्टों के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, डी ऑप्शन। कई पौधों के अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइजोसोम में जमा होते हैं, ये डी ऑप्शन गलत है। तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना प्राप्त की जाती है, इसका आंसर है आपका 8 का डेंड्राइट, डेंड्राइट बी ऑप्शन है इसका, द्रुमिका, इसका आंसर द्रुमिका होगा। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है। तो हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारण है एब्सिसिक अम्ल। एंड नेक्स्ट करते हैं 10th 11th। तो 4th तो हमें समझ आ गया था ना, कोटिंग थिंक लेयर ऑफ जिंक में आएगा गैल्वेनाइजेशन, डी ऑप्शन। चलिए इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। 10th देखिए, 10th है आपका, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको पोल कहते हैं। पूरे स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर होता है, स्फेयर के सेंटर को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, बट इन्होंने मिरर के सेंटर को बोला, तो इसलिए पोल है इसका आंसर, ए ऑप्शन है ठीक इसका, पोल। 11th क्वेश्चन, टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट डेंटिस्ट यूज़। तो अगर लार्जर इमेज देखनी है टीथ की पेशेंट्स की, तो डेंटिस्ट किसका यूज़ करते हैं, ये तो सबको पता है ना, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होता है, तब वर्चुअल इमेज बनती है। वो जो 6th केस लास्ट स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। अदरवाइज सारी इमेजेस रियल होती है, बट सिर्फ उस केस में रियल इमेज नहीं होती, वर्चुअल होती है। तो इसका आंसर सी है, कॉनकेव मिरर, जिसके कारण इन लार्ज इमेज आती है जब ऑब्जेक्ट बहुत पास हो जाता है मिरर के। तो इस कारण से डेंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए है, पोल, एंड 11th का आंसर सी है, कॉनकेव मिरर। 12th देखते हैं अब। 12th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है। तो प्यूपिल में बनती है, कॉर्निया में बनती है, रेटिना में बनती है कि आई लेंस में। तो रेटिना में इमेज बनती है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इमेज कहाँ बनती है ह्यूमन आई में, रेटिना पे। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज रिप्रेजेंट बाय। तो जो ग्लास प्रिज्म होता है उसमें इमर्जेंट रे बेंड कर जाती है एंगल पे, किसकी डायरेक्शन में, इंसिडेंट की। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको डी एंगल कहते हैं, डेविएशन एंगल। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डेविएशन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई इज इक्वल टू। फार पॉइंट नॉर्मल आई का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। तो समझ आ गया आपको, इमेज कहाँ बनती है ह्यूमन आई में, रेटिना पे, बी।
ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के साथ, उस एंगल को हम डी कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ए ऑप्शन है इसका। एंड फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का आंसर बी रेटिना होगा, 13 का डी होगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल मतलब ए ऑप्शन है, डी डेविएशन इसका ऑप्शन ए है, लेकिन इसको कहेंगे क्या, डी एंगल ऑफ डेविएशन। डी का फार पॉइंट का आंसर है इन्फिनिटी, और अगर नियर पॉइंट पूछ लेते तो 25 सेंटीमीटर होता है, बट आपसे फार पॉइंट पूछा तो इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी है, जो कि डी ऑप्शन है 14 क्वेश्चन का आंसर। एंड 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गिवन ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन की। तो देखो फूड चेन में सबसे पहले आपका ग्रास आएगा, फिर ग्रास ऊपर आएगा, फिर फ्रॉग आएगा, फिर स्नेक आएगा, यानी पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ये फूड चेन बनेगी। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये मैंने फूड चेन बना दी है, ग्रास को खाता ग्रास ऊपर, उसको फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वालों के भी देख लेते हैं। गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको ध्रुव कहा जाता है, ए ऑप्शन। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं, तो डेंटिस्ट किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है इसका आंसर। इसके बाद मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 12th क्वेश्चन, इसका प्रतिबिंब का आंसर है रेटिना, बी ऑप्शन। एंड कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण और जो आपतित किरण है वो कौन सा एंगल बनाती है, डी एंगल बनाती है, ए ऑप्शन। एंड सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। एंड जीवों की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, घास आएगा, फिर टिड्डा आएगा, फिर मेंढक, फिर सांप, डी ऑप्शन इसका टिक कर लेना, डी ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम परितंत्र की पहचान करो, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मनुष्य ने कौन सा बनाया, बगीचा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन 16 है, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विच इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय मैन इन द फॉलोइंग। तो इकोसिस्टम आर्टिफिशियल वाला कौन सा है, गार्डन है, बाकी सब तो नेचुरल इकोसिस्टम है, ये गार्डन जो है आपका आर्टिफिशियल वाला, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, गार्डन, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अब असर्शन रीजन देख लेते हैं। तो 17 असर्शन है, इसको पहले चेक कर लेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। टूथ डिके स्टार्ट फ्रॉम द पीएच ऑफ माउथ लोअर देन 5.5 एंड द टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट करोड्स। यस ठीक है, टूथ डिके होना शुरू हो जाता है जब पीएच 5.5 से कम चला जाता है, और फिर टूथ का जो इनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, वो खराब हो जाता है, करोड हो जाता है। तो यस ये ट्रू है आपका। रीज़न है बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल इन द माउथ। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जब हम शुगर एंड फूड पार्टिकल को खाते हैं, और वो डिग्रेड हो जाते हैं माउथ में, तो उससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। यस ये भी ठीक है, और एक्चुअल में ये रीज़न ठीक भी है, और एक्चुअल में एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसके कारण से टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि आपका एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन 18 एजर्शन है, इन प्लांट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट में ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा किसका फंक्शन होता है, गार्ड सेल का। यस ये ट्रू है आपका, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न है आपका, द गार्ड सेल स्वेल हो जाती है जब वाटर कम इन एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, और पोर ओपन होने पे गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है, ये भी ट्रू है आपका। रीज़न भी ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है कि इसी कारण से ये हेल्प कर रहा है प्लांट की, है ना। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और इसलिए ए ऑप्शन इसका, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन है इसका आंसर। 19 क्वेश्चन एजर्शन शुगर लेवल इन द ब्लड डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ एड्रेनाइल ग्लैंड एंड फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट हार्मोन रिलीज। तो ये क्या, जो सेल का शुगर लेवल है वो एड्रेनाइल ग्लैंड डिटेक्ट करता है, नो ये पेंक्रियाज के जो ग्लैंड होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। तो एजर्शन आपका फॉल्स है, बट रीज़न ट्रू है। रीज़न है आपका, अगर शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट करता है पेंक्रियाज। यस ये ट्रू है, तो ये रीज़न ट्रू है, बट एजर्शन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन है इसका। 20th क्वेश्चन एजर्शन है, पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इक्वल टू -1 डायोप्टर। देखो कॉन्केव लेंस की पावर हमें पता नेगेटिव होती है, और फोकल लेंथ अगर 1 है तो पावर -1 डायोप्टर आती है। यस ये ट्रू एजर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। एंड रीज़न की बात करें तो कॉन्केव लेंस जो होता है जिसकी कम फोकल लेंथ होगी वो ज़्यादा डाइवर्जेंस करेगा। कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस करता है ना, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। तो कॉन्केव लेंस ज़्यादा डाइवर्ज करेगा अगर फोकल लेंथ कम होगी, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका डाइवर्जेंस कम हो जाएगा। तो आपको पता है ना पावर क्या होता है लेंस का, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की जो डिग्री होती है पावर कहते हैं। तो पावर है 1/f, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पावर ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉन्केव लेंस है तो उसकी डाइवर्जेंस पावर ज़्यादा हो जाएगी कि जब फोकल लेंथ कम होती है।
तो यानी ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है कि तो रीज़न भी ठीक है। कॉन्केव लेंस की छोटी वेवलेंथ होगी तो वो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, यानी उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। यस ट्रू है, फोकल लेंथ कम होने से पावर ज़्यादा हो जाती है या डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी रीज़न भी ट्रू है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट एक्चुअल में ये जो रीज़न है कि पावर कम होने से ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसका इससे थोड़ी ना कोई लेना देना कि पावर 1 डायोप्टर क्यों आई है ना। तो यहाँ पे जस्ट एजर्शन रीज़न ठीक है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो एजर्शन रीज़न के ए, पहले वाले का दूसरा ए, फिर डी, फिर बी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले में भी यही है, 17 का ए है, फिर इसका भी ए है, 18 का इसका डी है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ये डी है। और ये वाला ये ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो बी ऑप्शन है इसका आंसर, बी ऑप्शन होगा। पहला ए, फिर ए, 19 डी और 20 बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन ए के कंप्लीट होते हैं आंसर्स, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कैसा गया, कितने आंसर सही है। सेक्शन बी और सी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आप सेक्शन बी के लिए और सी के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के लिए, सब के लिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं और भी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रही हूँ, उसको आप चेक कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन पेपर्स, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एंड सेक्शन बी एंड सी के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपका एग्जाम कैसा गया, कितने आंसर्स आपने ठीक किए।